हेलो वीर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, जाते टाइम प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। आज मैं आप सभी के लिए एक श्यानवांग फैन फिक्शन लाई हूँ। इस स्टोरी का ऑथर है रंजीता, जो मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है और मेरे भाई कृष्णा की एक क्यूट सी दोस्त है। इस स्टोरी को रंजीता ने डेडिकेट किया है मेरे भाई को, क्योंकि मेरे भाई कृष्णा का आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। स्टोरी का नाम है ये कर्ज दैट बिकम माई डेस्टिनी। स्टोरी वन शॉट होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक 19 साल के ओमेगा बॉय से, जो ओमेगा अभी अपने होश में नहीं है और सड़क पर चला जा रहा है। उसके कपड़े जो उसने पहने हैं वो एक वाइट कलर का वेडिंग सूट है जो जगह जगह से फटी हुई है। उसके पूरे बॉडी पर किसी के टीथ के निशान हैं। वो ओमेगा चलते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां अभी किसी के मैरिज की तैयारी हुई थी। उस जगह पर अभी बहुत सारे लोग हैं जो सभी अभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक इंसान बोलता है, क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने ही मैरिज में इस तरह से ना आए? और एक पर्सन बोलता है, मुझे तो बेचारी जीन फैमिली पर तरस आता है। कल उनके बेटे की मैरिज थी और आज मॉर्निंग हो गया है, पर मिस्टर लैन चिरन का ओमेगा बेटा अभी तक नहीं आया। जितने मुंह उतनी बातें उस मैरिज हॉल में हो रही थी। पूरी जीन फैमिली गुस्से में थी और लान फैमिली अपने ओमेगा सन को जगह जगह पर ढूंढ रही थी। हर वो जगह जहां उनका बेटा मिल सकता है वहां फ़ोन कॉल करके पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उस मैरिज हॉल में उसी ओमेगा की एंट्री होती है, जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग में बोला गया है। उस ओमेगा को देखकर सारे लोग सरप्राइज हो गए थे। तभी वो ओमेगा बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही एक आवाज़ ज़ोर से पूरे मैरिज हॉल में गूंज गई। किसी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, वांग जी। अभी यहाँ से हमारी स्टोरी 5 साल आगे जाता है। हम देखते हैं एक डार्क रूम में एक अल्फा अपने पैरों को टेबल के ऊपर रख कर स्मोक कर रहा है। तभी एक पर्सन उसके रूम में एंट्री करता है। वो पर्सन उस ऑफिस रूम में आकर कहता है, गुड आफ्टरनून सर। सामने बैठा इंसान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ अपने आइज़ को रोल करता है जैसे वो किसी आंसर का वेट कर रहा था। जो इंसान उस ऑफिस रूम में एंट्री करके आया था उसका नाम वेन निंग था। वो कहता है, सर उसका कुछ पता नहीं चला। अब सामने वाला इंसान जो कि बड़े आराम से बैठा था वो वेनिंग की तरफ देखता है। वेनिंग कहता है, सर आप उसे 5 साल से खोज रहे हैं, वो आज तक आपको नहीं मिला। कोई फ़ायदा नहीं है सर, लगता नहीं है कि वो अब मिलेगा। अब जो इंसान बैठा था वो खड़ा हो जाता है, अपने स्मोक को रोककर वेनिंग को बोलता है, इंश्योरेंस है? वेनिंग कहता है, मैं समझा नहीं सर। तब सामने वाला पर्सन बोलता है, जो लोग उसे खोज रहे हैं डिटेक्टिव के पास लाइफ इंश्योरेंस है। ये सुनकर वेनिंग डर जाता है और कहता है, विंग प्लीज़, मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ तुम्हारा बचपन का दोस्त भी हूँ। उन डिटेक्टिव की कोई भी गलती नहीं है। तभी विंग बोलता है, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना। अगर इन लोगों ने उस ओमेगा को नहीं खोजा इस 1 महीने में तो इन सब का लाइफ इंश्योरेंस करवा कर रख दो। इनके मरने के बाद इनके फैमिली के काम आएगी। विंग कहता है, विंग तुम्हें पता है ना, 5 साल पहले वो मर चुका है, वो मर चुका है। तभी विंग कहता है, नहीं वो मरा नहीं है, मेरा दिल मेरी आत्मा आज भी उसे फील कर पाता है, वो मर नहीं सकता। माफिया किंग बीबूशियान इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो ओमेगा बॉय मर चुका है। विनिंग, बस 1 महीना, बस 1 महीना देता हूँ तुम्हें, उसे खोजो, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। विनिंग उसके ऑफिस रूम से चला जाता है बिना कुछ कहे ही। अब विंग फिर से स्मोक करने लगता है। माफिया किंग बीभूषण को उसके अपने लोग उसे विंग बुलाते हैं। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। एक 4 साल का बच्चा अपने घर में चारों तरफ भागा दौड़ी कर रहा है और मिल्क का ग्लास पकड़े हुए एक इंसान उस बच्चे के पीछे भाग रहा है और बोल रहा है, आईवान जल्दी अपना मिल्क पियो, मम्मा को बहुत सारा काम है ना। आईवान कहता है, नो मॉम, मुझे मिल्क नहीं पीना है। वो ओमेगा कहता है, आईवान गुड बॉय है, मिल्क पी लेगा। तभी अचानक से उस ओमेगा के लेग में चोट लग जाती है और वो ओमेगा रोने लगता है। ये देखकर आईवान अपनी मम्मा के पास आ जाता है और कहता है, सॉरी मम्मा, आईवान गुड बॉय है, आईवान अभी मिल्क पी लेगा। वो ओमेगा खुश हो जाता है। तभी एक ओल्ड ग्रैनी आती है और कहती है, वांगजी क्या हुआ? वांगजी ने हल्का मुस्कुराया और उस ओल्ड ग्रैनी को देखा और एक आंख मारा। ग्रैनी वांगजी का ड्रामा समझ जाती है, क्योंकि वांगजी का बेटा मिल्क नहीं पी रहा था, इसलिए वांगजी को चोट लगने का एक्टिंग करनी पड़ी। उसके बाद वांगजी अपने बेबी बॉय को रेडी करता है और उसे बोलता है,
स्कूल में ज़्यादा शरारत नहीं करना। आई वन भी ओके में अपना सर हिला देता है। स्कूल बस आती है और वांगजी अपने बेटे को उस बस में बिठा देता है। आई वन अभी केजी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। आई वन अभी अपने स्कूल का सबसे ज़्यादा क्यूट बेबी बॉय है। आई वन के स्कूल जाते ही वांगजी अपने घर आता है और एक छोटे से रूम में जाकर एक कुर्सी पर बैठकर एक नोटबुक निकालता है और कुछ लिखने लगता है। तभी उसका मोबाइल रिंग करता है। वांगजी फ़ोन उठाता है तो सामने से आवाज़ आती है, हंग वांगचुन, आपके इस बार का नोवेल ने तो कमाल कर दिया है। आपको बेजिंग सिटी आना होगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से सम्मान देने का डिसीजन लिया गया है। वांगची बेजिंग सिटी का नाम सुनते ही परेशान हो जाता है और कहता है, मैं बाद में बात करता हूँ सर आपसे, और अपने फ़ोन को रख देता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम उसी टाइम में जाएंगे जब एक आवाज़ आई थी, वांगजी, और वो लैंस शिचन थे, वांगजी के बड़े भाई, जो जल्दी से जाते हैं और अपने भाई को अपने बाहों में उठाकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। सभी परेशान थे कि वांगजी के साथ ये सब क्या हुआ है। डॉक्टर जब आते हैं वो वांगजी को चेक करते हैं और वांगजी को ट्रीट करने के बाद बाहर आते हैं और कहते हैं अभी वो ठीक है, कुछ घंटों के बाद होश में आ जाएंगे। लैन शिचन डॉक्टर से पूछते हैं, सर मेरे भाई को क्या हुआ है? डॉक्टर बोलते हैं उसको किसी अल्फा ने फोर्स किया है, बट एक बात तो है, फोर्स इंटीमेट नहीं हुआ है। आपके भाई ने अपनी मर्जी से किसी अल्फा से फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है। अभी तो वो ठीक है। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पूरी लैन फैमिली, जिन फैमिली शॉक में चली जाती है। जिन गोंगशन कहता है, वाओ क्या बात है, लैन फैमिली का छोटा बेटा इस टाइप का निकलेगा, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा हुआ रियलिटी मैरिज के पहले ही बाहर आ गई, नहीं तो मैं मेरे बेटे जिन यशुआन की लाइफ इसी वांगजी के कारण बर्बाद कर देता। मुझे लगा था जिन और लैन की दोस्ती को हम अगर अपने बेटे के मैरिज करके और मजबूत कर सकते हैं, पर नहीं, आपका छोटा बेटा इस तरह का निकलेगा, मैंने नहीं सोचा था। मैं अभी इसी टाइम पर इस मैरिज को रद्द करता हूँ। ऐसा बोलकर जीन फैमिली चले जाते हैं। लैन फैमिली, लैन शिरन, उनका बड़ा बेटा लैन शिचन, जो अल्फा है, छोटा बेटा लैन जैन, जिसे सब लैन वांगची बोलते हैं, वो एक 19 साल का ओमेगा है। इनकी मॉम लैन ई वांगजी के बर्थ के टाइम ही ऊपर वाले को प्यारे हो चुकी थी। लैन शिरन ने अपने दोनों बेटे को खुद से ही पाला था। लैन फैमिली के यूनिवर्सिटी थी जहाँ लोग बाहर से पढ़ने आते हैं। वांगजी के 19 साल के होने के बाद जिन फैमिली ने वांगजी के लिए अपने बड़े बेटे का रिश्ता भेजा था, क्योंकि वांगजी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड ओमेगा था। बट इन सब के बाद अब सब कुछ खत्म हो गया था। लैन शिचन के ओमेगा बॉयफ्रेंड मिंग याओ वहाँ आता है, जो जिन फैमिली का ही सन है। वो सब कुछ पूछता है और लैन शिचन को बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वांगजी को जब होश आता है तब लैन शिचन अपने भाई को गले लगा लेते हैं। लैन वांगची ने एक वर्ड नहीं बोला अपने भाई से, वो पूरी तरीके से चुप कर चुका था। लैन चिरन ने डॉक्टर की बातें सुनी थी, वो वांगजी को ही गलत मानता था। उस दिन से लैन चिरन ने वांगजी से बात करना बंद कर दिया। वांगजी को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी थी, जो अब लैन फैमिली को परेशान कर रही थी। बट लैन शिचन को सिर्फ अपने भाई की चिंता ही थी, उन्हें इस दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। कुछ दिनों के बाद बेजिंग सिटी में एक न्यूज़ आई कि जिन फैमिली के बड़े बेटे जिन युशियन की मैरिज सिटी के सबसे बड़े बिजनेसमैन बी भूषण की छोटी बहन याली से हो गई है। वांगजी उस टाइम अपने रूम में बैठा था, टीवी देख रहा था। उस टाइम मैरिज के पॉडकास्ट हो रहा था। तभी अचानक वांगजी जोर से चिल्लाया और उसने एक जग उठाकर टीवी पर दे मारा। लैन शिचन आया तो उन्होंने देखा वांगजी को पैनिक अटैक आया है और वांगजी बेहोश हो गया है। लैन शिचन वांगजी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर वांगजी को चेक करते हैं और रूम से बाहर आकर बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, बट आपको इस हालत में उनका स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा। शिचन को कुछ समझ नहीं आया तो डॉक्टर बोलते हैं, आपका भाई अभी प्रेग्नेंट है। लैन शिचन शॉक में चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद वांगजी को होश आया था। वांगजी ने जब ये सब कुछ सुना तो उसको लगा उसके लाइफ में अभी होने में बस यही बाकी था। शिचन कुछ मेडिसिन लेकर मेडिकल शॉप में जाते हैं। वापस आते हैं तो देखते हैं वांगजी अपने हॉस्पिटल बेड में नहीं है। वो परेशान होकर वांगजी को खोजने लगते हैं पर वांगजी नहीं मिलता। उधर हम देखते हैं वांगजी एक खाई के ऊपर खड़ा हुआ है और अब वो वहाँ से कूदने वाला था। तभी किसी ने उसका हाथ खींच लिया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। ये मिंग्याओ था। वांगजी बोलता है, छोड़ दीजिए मुझे गगा, मैं अब जीना नहीं चाहता, मेरा मरना ही सबके लिए सही है। मिंग्याओ पूछता है, क्या हुआ था उस दिन वांगजी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे भाई की तरह ही हूँ, बोलो वांगजी, मुझे बोलो। अब वांगजी जोर जोर से रोने लगता है।
और कहता है, गगा उस दिन मुझे रेडी होने के लिए ब्यूटिशियन के पास भेजा गया था। वापस आते टाइम मेरी कार खराब हो गई, तब मुझे एक कार से आना पड़ा। रास्ते में कैब ड्राइवर ने मेरे मुंह पर कुछ स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा एक अल्फा मेरे ऊपर है और मुझे किस कर रहा है। मैंने बचने के लिए उससे फाइट भी किया, बहुत कोशिश किया, पर वो अल्फा कहीं ज़्यादा पावरफुल था मेरे से। उसने मुझे फोर्स किया गा, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती वो सब कुछ किया। और जब मुझे फिर से होश आया तब मैं वहाँ से अपने कपड़े पहनकर निकल रहा था। मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा था और मैंने उस अल्फा का जो सोया हुआ था उसका फर्स्ट टाइम फेस देखा और वहाँ से भागकर मैं उस दिन उसी हालत में घर आया था। वांगची रोने लगता है। मिंग उसे गले लगा लेता है और कहता है, वांगची उस अल्फा को तुमने देखा था, जानते हो वो कौन है? वांगची अपना सर नहीं में हिलाता है और कहता है, नहीं, तब नहीं जानता था, पर आज टीवी देखकर पता चला। मिंग्याओ पूछता है, कौन है वो? वांगजी कहता है रोते हुए, गगा गगा आपके भाई जिन जिशियन की वाइफ याली के बड़े भाई है, बेजिंग सिटी का सबसे बड़ा माफिया किंग बेबूशियन। मिंग्याओ शॉक में चला जाता है, पर वो जानता था वांगजी कभी भी झूठ नहीं बोलता। मिंग्याओ ने कहा, वांगजी जो हो गया हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, पर इन सब में तुम्हारी इस बेबी का क्या गलती है जो तुम अपने हाथ से इसे ख़त्म करने चाहते हो? वांगची बोलता है, काका जब ये बेबी इस दुनिया में आएगा और एक दिन वो अपने डैड का नाम पूछेगा तो मैं क्या आंसर दूंगा कि ये एक नाजायज़ बच्चा है? तभी मिंग्याओ बोलता है, वांगची मैं भी तो जिन फैमिली का एक नाजायज़ बेटा ही हूँ। वांगची अभी शौक में मिंग्याओ को देख रहा था। मिंग्याओ बोलता है, छोड़ो जाने दो, मेरी कहानी फिर कभी सुन लेना तुम। अभी मेरे साथ मेरे विलेज में चलो, मेरी ग्रैनी वहाँ रहती है, तुम वहाँ चले जाओ और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करो अपने इस आने वाले बेबी के साथ। आज से तुम इस दुनिया के लिए मर गए हो, सिर्फ मैं और तुम्हारी फैमिली जानेंगे कि रियलिटी क्या है। तुम्हें उस विभूषण से खुद को और अपने इस होने वाले बेबी को बचाना है, नहीं तो आज उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, कल वो तुम्हारे और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार भी सकता है। उसके बाद वांगची मिंग्याओ के ग्रैनी के पास एक छोटे से विलेज में आ जाता है। ये विलेज सिर्फ कहने के लिए था, ये विलेज किसी सिटी से कम नहीं था, ये विलेज एक सिटी से भी सुंदर था। 9 मंथ के बाद वांगजी ने एक अल्फा बॉय को बर्थ दिया। बेबी बहुत ज़्यादा ही क्यूट था और उस बेबी के लिप्स के नीचे एक छोटा सा तिल था। मिंग्याओ और लैंग शेचन ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि वांगजी अब इस दुनिया में नहीं है। अपने बेटे के बर्थ के बाद वांगजी को नॉवेल्स लिखने का मन करता था। वो एक फेमस राइटर बन चुका था इन 5 सालों में और राइटर की दुनिया में उसका नाम हंगवन जुन था। फ्लैशबैक खत्म होता है वांगजी की आंखें खुलते ही और अब प्रेजेंट टाइम में हम वापस आते हैं। वांगजी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं और वो बोलता है, बी वुशियान अगर मेरा बेबी मेरे अंदर नहीं होता तो मैं कब का मर जाता। मेरा बेबी मेरी दुनिया है। आज मैं सिर्फ जिंदा हूँ तो सिर्फ अपने आईवान के लिए। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और कभी भी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। अंदर दूसरी तरफ बेजिंग सिटी में विभूषण 5 साल से एक इंसान को खोज रहा है। विभूषण कहता है, वांगजी मुझे पता है तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें खोज ही लूंगा और फिर कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम बस एक बार मिल जाओ। तभी वेनिंग वेंग के रूम में आता है और कहता है, बॉस एक बात पता चली है। वेंग वेनिंग के तरफ देखता है और वेनिंग को बोलता है, 5 साल पहले जब वांगजी ने सुसाइड किया था तब वो प्रेग्नेंट था। विंग वेनिंग की ओर देखता ही है बट एक बूंद आंसू उसके आंखों से गिर जाता है। विंग कहता है, वेनिंग 1 महीने में बस 15 दिन बचे हैं, अपने डिटेक्टिव को कहो जिंदा रहना है तो वांगजी को ढूंढ निकाले। वेनिंग यस बॉस बोलकर रूम से चला जाता है। अब विंग अपने फेस पर हाथ रख कर रोने लगता है और खुद से कहता है, सॉरी वांगजी, आई एम सॉरी वांगजी, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था, प्लीज एक बार वापस आ जाओ। यहाँ एक बात बतानी थी। विंग की एज 30 ईयर्स है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग अभी अपने बेड पर लेटा हुआ है और कुछ सोच रहा है। उसका बचपन, उसके पेरेंट्स जब वो सिर्फ 16 साल का था तो कार एक्सीडेंट में मर गए थे। फैमिली के नाम पर अब उसका कोई नहीं था, बस एक छोटी बहन थी यानली। विंग ने हमेशा ही यानली के हर विश कंप्लीट किया है। यानली जो चाहती है बोलने से पहले ही विभूषण उसे वो ला देता है। यानली को विभूषण कोई कमी नहीं होने देता था। एक दिन विभूषण अपने मेंशन में आया तो देखा यानली का रूम बंद है। विभूषण ने बुलाया लेकिन यानली ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो विभूषण ने फोर्स के साथ रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा यानली ने अपने हाथों के नस काट लिया है और नीचे बेहोश पड़ी हुई है।
विभूषण जल्दी से यानली को उठाकर बेड पर रखता है और डॉक्टर को फ़ोन करता है। विभूषण के मेंशन में जो भी मेड काम करते थे उन्हें डर लग रहा था। अब उनका बॉस जिंदा नहीं छोड़ेंगे उनको, एक एक के बॉडी से खाल खींच लेंगे, क्योंकि किसी को माफ़ करना क्या होता है ये विभूषण को नहीं पता है। डॉक्टर आते हैं, यानली को चेक करते हैं और यानली के हाथों को ट्रीट करते हैं, उसे इंजेक्शन देते हैं। पूरी रात बीत जाती है। विंग कहता है, डॉक्टर मेरी बहन को अब तक होश क्यों नहीं आया। डॉक्टर डर से बोलता है, वो अभी ठीक है, कुछ देर में ही होश आ जाएगा। कुछ टाइम बीतने के बाद यानली को होश आ जाता है। विंग सबको रूम से बाहर जाने को कहता है और यानली को गले लगाकर फर्स्ट टाइम रोने लगता है। एक्चुअली में जब विंग के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, विंग तब भी नहीं रोया था, क्योंकि उसके पास यानली के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी थी। पर आज जान से भी ज्यादा प्यारी उसकी बहन ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। विभूषण यानली को खुद से अलग करता है और उससे पूछता है, क्या हुआ है, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दिया है कि तुम खुद के ही जान की दुश्मन बन चुकी हो। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। यानली जवाब तो क्या हुआ है। यानली रोते हुए बोलती है, वांगची। विंग बोलता है, वांगची कौन है। यानली कहती है, लान फैमिली का छोटा ओमेगा बेटा है। गग्गा, मैं जीन फैमिली के बड़े बेटे जिन यीशुआन से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके डैड उसकी मैरिज रुलान वांगजी के साथ फिक्स कर चुके हैं। वो बोल रहा है वो अपने डैड के खिलाफ जा नहीं सकता। और वांगजी एक ब्यूटीफुल और टैलेंटेड ओमेगा है, उसे भी पसंद है, इसलिए वो भी वांगजी से ही मैरिज करना चाहता है। मैं क्या करती गग्गा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं अब जीना नहीं चाहती। विंग बोलता है, पूरी जीन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। यानली बोलती है, नहीं गग्गा, मैं चाहती हूँ जिन फैमिली मुझे खुद एक्सेप्ट करे और जिन यीशुअन की वाइफ बनाए। आप कुछ ऐसा कीजिए वो लान वांगजी किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। प्लीज़ गग्गा, मुझे जिन यीशुअन चाहिए। वन लास्ट टाइम आपसे कुछ मांग रही हूँ और आपसे लाइफ में कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज़ गग्गा। विभूषण कहता है, क्या उनकी एंगेजमेंट हो गई है। यानली कहती है, हाँ गग्गा, एक हफ्ते बाद ही उनकी मैरिज भी है। ये बोलकर यानली फिर से रोने लगती है। विंग यानली के सर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, यानली तुम्हें इस गगा पर बिलीव है ना। यानली रोते हुए कहती है, हाँ गगा, खुद से भी ज्यादा विश्वास है आप पे। विंग कहता है, तो जाओ शॉपिंग करो, अपने मैरिज की तैयारी करो। एक हफ्ते बाद जिन जिशियन की फैमिली तुम्हारी मैरिज खुद अपने बेटे जिन जिशियन से करवाएगा। और ये बोलकर विंग यानली के रूम के बाहर आ जाता है। वो विनिंग को फ़ोन करता है और कहता है, लान वांगजी की सारी डिटेल्स निकालो और उसकी मैरिज के दिन उसे उठाकर मेरे फार्म हाउस में लेकर आओ। विनिंग कहता है, लेकिन बॉस। तभी विंग जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है, जितना बोला गया है उतना करो। विनिंग डर के बोलता है, ओके ओके बॉस, काम हो जाएगा। एक हफ्ते बाद वांगजी और जिनशुयन की अभी मैरिज होने वाली है। वांगजी ना ज़्यादा हैप्पी है और ना ही ज़्यादा सैड है। उसे कभी भी किसी अल्फा से प्यार नहीं हुआ है। उसके डैड ने ये मैरिज फिक्स किया था अपने दोस्त के बेटे के साथ, इसलिए वो चुपचाप मान गया। अपने राइटर बनने का सपना भी उसने छोड़ दिया। वो मॉर्निंग में अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी लैन शिचन आए और बोले, वांगजी रेडी नहीं होना है। वांगजी बोलता है, हाँ गगा, जा रहा हूँ। लैन शिचन कहता है, वांगजी तुम खुश हो ना इस मैरिज से। वांगजी बोलता है, गगा इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है, मैं जाता हूँ रेडी होने। लैन शिचन कहते हैं, वांगजी कम से कम अपने ब्यूटिशियन के पास चले जाओ, वो तुम्हारा मेकअप कर देंगे। वांगजी बोलता है, ठीक है भाई। तभी लैन शिचन बोलते हैं, रुको, मैं मिंग्याओ को तुम्हारे साथ जाने के लिए बोलता हूँ। कुछ देर बाद वांगजी को मिंग्याओ का फ़ोन आता है। मिंग्याओ बोलता है, वांगजी मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। वांगजी बोलता है, इट्स ओके याओ गागा, मैं अकेला ही ब्यूटिशियन के पास चला जाऊँगा और फिर मेरा ड्राइवर भी मेरा साथ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी नहीं जाऊँगा तो देर हो जाएगा। याओ बोलता है, तुम कर लोगे ना वांगजी। तो वांगजी बोलता है, हाँ गागा, मैं अभी 19 साल का हूँ, बच्चा नहीं रहा, मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद फ़ोन कट कर देता है वांगजी। अपनी वेडिंग ड्रेस लेकर अपनी कार में ड्राइवर के साथ ब्यूटिशियन के पास चला जाता है। वांगजी ने आज व्हाइट कलर का वेडिंग सूट को पहना हुआ था। आज उसे जो भी देखता अपना ओमेगा बनाने की भगवान से विश करता। रेडी होकर वांगजी अपने कार में बैठ जाता है। वांगजी का ड्राइवर एक बेटा ओल्ड मैन था और वो बचपन से ही वांगजी को जहाँ जाना होता था लेकर जाता था। कार कुछ दूर आगे जाकर ही खराब हो जाती है। वांगजी बोलता है, क्या हुआ। तो वो ड्राइवर बोलता है, लगता है कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, चल नहीं रही है। वांगजी देखता है उसे लेट हो रहा है, 10:30 बज गए हैं, 12 बजे उसकी मैरिज है और वैसे भी वहाँ जाने में उसको 2 घंटे लगेंगे। वांगजी कहता है, अंकल मैं कैब लेकर चला जाता हूँ। वो ड्राइवर वांगजी से बोलते हैं, नहीं छोटे मास्टर, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलता हूँ।
वांगजी कहता है, नहीं अंकल, आप कार ठीक करके आ जाइए, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। तभी वांगजी के कैब आ जाती है। वांगजी कहता है, लीजिए अंकल, मेरा कैब भी आ गया है, चलता हूँ। और वांगजी अपनी कार से निकल के कैब में जाकर बैठ जाता है और कैब का ड्राइवर कैब स्टार्ट करके वांगजी को लेकर चला जाता है। वांगजी के ड्राइवर के माइंड में एक बात आती है, वांगजी ने तो अभी कैब बुक किया था, ठीक से 5 मिनट भी नहीं हुआ है, तो कैब इतनी जल्दी कैसे आ गई? लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। वांगजी उस कैब में बैठकर जा चुका था। कैब का ड्राइवर वांगजी से पूछता है, सर आपको कहाँ जाना है? वांगजी कैब के ड्राइवर को अजीब नज़रों से देखता है और कहता है, मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया है और आपको लोकेशन भी भेजा था, तो फिर आप मुझसे किस तरह के सवाल कर रहे हो? वो कैब ड्राइवर अपने फेस पर एक मास्क पहनता है और वांगजी की तरफ देखकर बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है आपको कहाँ पहुँचाना है। ये बोलकर इससे पहले वांगजी कुछ समझ पाता, उस ड्राइवर ने एक बोतल से वांगजी के फेस पर कुछ स्प्रे किया। उस लिक्विड के वजह से वांगजी को अभी चक्कर आने लगा था और वांगजी उस कैब में ही बेहोश हो गया। उस ड्राइवर ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया, बॉस काम हो गया है। सामने से एक आवाज़ आई, गुड, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? उस लड़के वांगजी को एक खरोच नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारी बॉडी से सारी स्किन तुम्हारे जिंदा रहते हुए ही खींच लिया जाएगा, समझ गए? वो ड्राइवर डरते हुए बोला, यस बॉस। और फिर फोन कट हो गया। और ये जो बॉस था वो वेनिंग था, जो अपने मन में बोलता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है मैं विभूषण के इस काम में साथ देकर बहुत बड़ा गलती कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं एक बड़े से डार्क रूम में एक बेड पर वांगजी बेहोश लेटा हुआ था। अचानक उसकी आंखें खुलती है। वो अभी भी नशे में है, उसे क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसे अपने ऊपर किसी अल्फा की बॉडी महसूस होती है। वो कहता है, कौन है? उठो, मेरे ऊपर से उठो, मुझे जाने दो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ, जाने दो मुझे। तभी एक आवाज़ आती है। वो अल्फा बोलता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे दिखते होगे। वांगजी कहता है, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आज मेरी मैरिज है। मैरिज की बात सुनकर वो अल्फा बोलता है, मेरा नाम विभूषण है और आज तुम मेरे ओमेगा बनोगे। ये बोलकर वो वांगजी को बेड पर फोर्स करने लगा। वांगजी काफ़ी कोशिश करता है पर वो एक ओमेगा था, एक पावरफुल अल्फा से जीत नहीं पाया। विभूषण जबरदस्ती वांगजी के साथ इंटीमेट हो गया। वांगजी के चिल्लाने की आवाज़ उस रूम में गूंजने लगी, पर वांगजी को बचाने कोई नहीं आया। पूरी रात विंग ने वांगजी को फोर्स किया। अब वांगजी बेहोश हो चुका था। उसे मॉर्निंग में होश आया। वांगजी किसी तरह बेड से उठता है। उसके पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। उसने देखा वही अल्फा विभूषण उसके बगल में ही लेटा हुआ है। वांगजी अपने कपड़े पहनता है जो कि विंग ने जबरदस्ती उतार दिया था। वो वाइट कलर सूट अब जगह जगह से फट चुकी है। वांगजी उसी सूट को पहनकर रूम से बाहर जाता है तो बाहर विंग के बॉडीगार्ड वांगजी को वही रोक लेते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, उसे जाने दो, जो काफ़ी ज़ोर से ही बोला गया था। वो आवाज़ वेनिंग की थी। वांगजी वेनिंग को देखता है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उधर रूम में जब वेंग की आंखें खुलती है तो वेंग देखता है बेड पर ब्लड लगा हुआ है। खुद वेंग पूरी तरह से बिना कपड़ों के सोया हुआ है। वेंग को सब कुछ समझ आ जाता है कि कल रात उसने क्या किया था। वो ज़ोर से चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है। तभी वेंडिंग वहाँ आ जाता है और कहता है, आपका काम तो हो गया है बॉस, तो अब उस लड़के का क्या ज़रूरत है? मैंने उसे जाने दिया। वेंग कहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। और तुमने उसे जाने दिया? निकलो यहाँ से, गेट आउट ऑफ माई रूम। वेंडिंग वहाँ से चला जाता है। विभूषण गुस्से में अपने पास रखा हुआ सारे सामानों को यहाँ से वहाँ फेंकने लगता है और अपने बालों को खींचते हुए खुद से ही बोलता है, ये मैंने क्या किया? जब मेरी रट आई थी तो मुझे मेडिसिन खाकर यहाँ आना चाहिए था। आई एम सॉरी वांगजी, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। अचानक से मेरी अल्फा रट आ गई थी और तुम्हारी ओमेगा सैंडलवुड की खुशबू से मैं पागल हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं था तब। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी विभूषण को याली का फ़ोन आता है और वो बहुत खुश होकर बोलती है, गगा आपको पता है वांगजी और जिनजिशन की मैरिज टूट गई है। आई एम सो हैप्पी गगा, थैंक यू। मुझे पता है ये आपने ही कुछ किया होगा। विभूषण कहता है, अब तुम खुश हो ना? याली अपनी मैरिज की तैयारी करो। फिर विभूषण फ़ोन कट कर देता है और सोचता है, याली की मैरिज के बाद मैं वांगजी से मैरिज कर लूँगा। मैंने जो गलती की है उसे ठीक करूँगा। मैं वांगजी को अपना ओमेगा बनाऊँगा। मेरा इंतज़ार करो वांगजी, ये विभूषण तुम्हारा अल्फा बनेगा। वो जिनजिशन वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं था। वो एक पीकॉक है जो मेरे बहन को पता नहीं कैसे पसंद आ गया है। ये बोलकर विभूषण के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। अब विभूषण का फ्लैशबैक खत्म होता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग पाता और तुम्हें अपना ओमेगा बना पाता,
उससे पहले ही मुझे पता चला तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। मेरा मन नहीं मानता है और मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें खोज रहा हूँ और देखो मुझे पता चला कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। अब चाहे ज़मीन आसमान एक करनी पड़े, मैं विभूषण तुम्हें कहीं से भी खोज निकालूंगा। उधर दूसरी तरफ वांगजी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि वो वेजिंग सिटी जाए या ना जाए। तभी उसे लैन शीचन का फ़ोन आता है। लैन शीचन कहते हैं, वांगजी डैड की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ जल्दी से बेजिंग आओ। ये सुनने के बाद वांगजी परेशान हो जाता है और वो कुछ सोचकर जल्दी से जाकर अपना और अपने बेटे का सामान पैक करने लगता है। तभी वो ओल्ड वुमन मिंगयाओ की ग्रानी वहाँ आ जाती है और वांगजी को परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ वांगजी? वांगजी बोलता है, डैड की तबीयत खराब है, मुझे आज ही बेजिंग जाना पड़ेगा। आइवन को भी साथ लेकर जाऊंगा, वो मेरे बिना रह नहीं पाता है। ग्रानी कहती है, नहीं बेटा टेंशन मत करो तुम, जाओ। वांगजी अपने सर को हाँ में नोट करता है और आइवान के आने के बाद उसे लेकर वेजिंग सिटी के लिए निकल जाता है। जब वांगजी अपने घर पहुंचता है तो लैन शिचन उसे गले लगाता है। आखिर में एक भाई दूसरे भाई से 5 साल बाद मिल रहा है। लैन शिचन आइवान को अपने गोद में लेते हैं। तभी वांगजी पूछता है, गग्गा डैड कहाँ है? शिचन कहते हैं, अपने रूम में। वांगजी जल्दी से रूम में जाता है तो वो देखता है लैन शिचन सो रहे हैं। वांगजी उनके पास जाकर रोने लगता है और कहता है, डैड ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी लैन चिरन कहते हैं, नहीं वांगजी गलत मैं था, तुम नहीं थे। लैन चिरन कहते हैं, मैं बीमार नहीं हूँ बेटा, मैंने शिचन को तुम्हें बुलाने के लिए अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम झूठ बोला है। इस 5 सालों में मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि तुमसे माफ़ी कैसे मांगूं। अगर मैं उस टाइम तुम्हारा साथ देता तो तुम्हें इस दुनिया के सामने खुद को ऐसे छुपाना नहीं पड़ता। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मिंगाओ अभी कुछ दिन पहले ही घर आया था और शिचन से तुम्हारे बारे में बात करते हुए उसने एक नाम लिया, विभूषण। जब मैंने पूछा किस बारे में बात कर रहे हो तो पहले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मिंगियाओ ने सारी सच्चाई मुझे बताई। मुझे उस टाइम तुम्हारा साथ देना था। हो सके तो वांगजी प्लीज़ अपने इस डैड को माफ़ कर दो। वांगजी रोते हुए अपने डैड को गले लगा लेता है और लैन चेरन कहते हैं, तुम अकेले आए या आयुआन को भी अपने साथ लाए हो? वांगची बोलता है, वो आया है डैड, गगा के साथ खेल रहा है। चिरन कहता है, मैं भी जा रहा हूँ, इन 5 सालों में मैंने एक बार भी उसे नहीं देखा। लैन चिरन हॉल में जाकर आइवन को अपने बाहों में उठा लेता है। तभी मिंग्याओ आता है और कहता है, चलो अच्छा हुआ वांगची तुम आ गए। तुम्हारे नोबेल बुक के सक्सेस होने पर जो अवार्ड तुम्हें मिलने वाला है तुम अब खुद वो ले पाओगे। वांगजी स्माइल देता है। लैन शिचन पूछते हैं मिंग्याओ से, कब है ये अवार्ड सेरेमनी? मिंग्याओ कहता है, 2 दिन बाद। लैन चिरन कहते हैं, हम सब चलेंगे। आयवन कहता है, और मैं? मिंग्याओ बोलता है, तुम्हारे बिना तो हम लोग जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बेबी बॉय चलो आज हम लोग आयवन के लिए नया ड्रेस लेंगे। 2 डेज के बाद आज वो अवार्ड सेरेमनी थी। पूरी लैन फैमिली आज वांगजी के साथ गई थी। अभी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। लैन वांगजी को स्टेज पर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। जैसे ही वांगजी की स्पीच खत्म होती है चीफ गेस्ट का अनाउंसमेंट होता है। वांगजी उस ओर देखता है जहाँ से कुछ बॉडीगार्ड्स आ रहे हैं और उनके बीच से एक हैंडसम अल्फा आ रहा है। इससे पहले कि वांगजी को कुछ समझ भी आता, एंकर बोलते हैं, मिलिए इनसे, द मोस्ट पावरफुल नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर विभूषण। वांगजी का माइंड काम करना बंद कर देता है। उसे वो टाइम याद आ जाता है जब विभूषण ने उसके साथ गलत किया था। विभूषण वांगजी के सामने आता है और कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी वांगजी, और तुम डर क्यों रहे हो? वांगजी कुछ नहीं कहता। विभूषण फिर से बोलता है, तुम सच में इनोसेंट हो। वांगजी अवार्ड के लिए तुम्हें हंगवन जुन नाम से नहीं लान वांगजी के नाम से बुलाया गया था। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया? सही में तुम आज भी वैसे ही हो। कोई बात नहीं, एक बार तुम्हारे मैरिज मुझसे हो जाए तब मैं तुम्हें स्मार्ट बना दूंगा, फिर कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। वांगजी अभी भी चुप था। तभी विभूषण माइक के ओर जाता है और कहता है, हेलो एवरीवन, आप सब मुझे जानते हैं। आज मैं अपने लाइफ के एक रियलिटी आप सबको बताना चाहता हूँ। ये कहने के बाद विभूषण ने जो 5 साल पहले वांगजी के साथ जो कुछ किया था सब कुछ बोल देता है। इसके बाद कहता है, आईवान मेरा बेटा है, मेरा और लान वांगजी का। और फिर वांगजी के पास जाकर घुटनों पर बैठकर कहता है, थैंक यू सो मच मेरे बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए। मैं सिर्फ तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी जान ले लो, पर इन 5 सालों में मैं मर मर कर जिया हूँ। मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। वांगजी तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर देखो ना मैंने तुम्हें खो दिया। और बोलकर विभूषण रोने लगता है। आज सब पहली बार माफिया किंग विभूषण को रोते हुए देख रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है,
गगा, गगा को माफ़ कर दो वांगची, उन्होंने ये सब कुछ मेरे कहने पर किया था। सब उस आवाज़ की तरफ देखता है। वो याली थी। वो विभूषण और वांगजी के पास आकर रोते हुए कहती है, गगा ने सब कुछ बोला पर ये नहीं बताया कि इन सब के पीछे जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे जिन युशियान से शादी करनी थी, मैंने गगा को कहा था कुछ भी कीजिए पर ये मैरिज नहीं होनी चाहिए। देखो ना वांगची, ऊपर वाले ने मुझे कितनी बड़ी पनिशमेंट दी है। तुम्हारे साथ गलत हुआ, कोई भी तुम्हारे पास नहीं था, फिर भी तुम्हारे पास तुम्हारा अपना बच्चा था, आईवन, जिसके साथ तुम खुश थे, और मेरे पास सब कुछ है। पर देखो ना, मैं माँ नहीं बन पाई। कितने इलाज करवाया, मेरे डॉक्टर ने तो कह भी दिया मैं नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम मेरे और मेरे हस्बैंड में नहीं है, पर अभी तक हमारा कोई बेबी नहीं है। ये ऊपर वाले के मुझे दिया गया पनिशमेंट है। माफ़ कर दो वांगची, प्लीज़ माफ़ कर दो। ये बोलकर वो वांगजी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी मिंग्याओ वांगजी के पास आता है और बोलता है, वांगची, मैं कुछ कहूँ? इन्हें माफ़ कर दो। आयन के बारे में सोचो, ये दोनों 5 साल से घुट घुट कर जी रहे हैं। नाजायज़ बच्चा क्या होता है ये मुझसे पूछो। मैं जिनगांग शांग के नाजायज़ औलाद हूँ। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मेरे मॉम को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। विंग वैसा नहीं है। वो चाहता तो आयन को लीगली तुमसे छीन सकता था, और हम में से कोई भी कुछ कर नहीं पाता। एक बार सोच कर देखो वांगजी। तभी आयवन वहाँ विभूषण के पास आता है और विभूषण को बोलता है, आप मेरे डैड हैं? विभूषण हाँ में अपना सर शेक करता है। आयवन कहता है, आप मुझे मिल गए। आपको पता है स्कूल में सब मुझे कहते हैं तुम्हारे मॉम है, डैड कहाँ है। मुझे बहुत रोना आता है, पर मैंने कभी मॉम को नहीं बोला। अब तो मेरे पास भी डैड है। आप मेरे स्कूल चलोगे? मैं सबको दिखाऊंगा कि आप मेरे डैड हो। विभूषण आयवन को गले लगा लेता है और बोलता है, हाँ बेटा, मैं चलूंगा। वांगजी की आंखों से अब ये बात सुनकर आंसू आने लगते हैं। विंग वांगजी के पास आयवन को लेकर आता है और कहता है, वांगजी, क्या एक चांस दोगे मुझे अपनी गलती ठीक करने के लिए? माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे लाइफ को खुशियों से भर दूंगा, और एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। दोगे मुझे एक चांस? यहाँ से हम 3 साल का लैब देखते हैं। वांगजी के आंखों पर एक बिग आई ग्लासेस है। वांगजी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में सेंटर में बैठा हुआ है और सामने न्यूज़ रिपोर्टर है। वो पूछते हैं, सर आपने ये जो बुक लिखी है, क्या ये किसी के रियल स्टोरी है? वांगजी कहता है, हाँ, वो इंसान मेरे दिल के बहुत ज़्यादा ही करीब है। ऐसा समझ सकते हो आप कि वो इंसान मैं ही हूँ। अब हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक फिर से देखेंगे। उस दिन जब विभूषण ने वांगजी को प्रपोज किया था, तब वो रोने लगा था। तभी लैन शिरन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, विभूषण ने मुझसे और तुम्हारे गगा से माफ़ी मांगी थी जब उसे पता चला था कि तुम उस टाइम प्रेग्नेंट थे। ये जानने के बाद विभूषण 15 दिन पहले हमारे पास आया और हमसे माफ़ी मांगते हुए ये कहा, मैं जानता हूँ कि वांगजी जिंदा है। मेरा दिल ये मानने को कभी भी तैयार नहीं था कि वांगजी को कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ मुझे मेरी गलती को ठीक करने का एक चांस दे दीजिए। उस टाइम मुझे विंग की आंखों में सच्चाई दिखी थी, इसलिए मैंने ही विंग्याओ से कहकर ये प्लानिंग किया था, बीमार होने का नाटक किया। सॉरी वांगजी, अब इस डैड को माफ़ कर दो और विभूषण को एक्सेप्ट कर लो, अपने लिए नहीं, अपने आयवन के लिए। वांगजी अपने डैड को देखता है और फिर विभूषण के पास जाता है। उसके पास से आयवन को अपनी गोद में ले लेता है। आयवन के बालों को बहुत प्यार से अपने हाथों से ठीक करता है और विभूषण की तरफ देखकर बोलता है, मिस्टर विभूषण, जाइए, दिया मैंने आपको एक और चांस। मैं आपसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए। आप मेरे आयवन के डैड हैं और मैं उसके डैड को अब और दूर नहीं रख सकता। मैं आपको मेरे बच्चे के डैड के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, पर एज ए हस्बैंड मैं आपको कभी भी आपको खुद को साबित करना होगा। मैं मैरिज के बाद भी आपको इतनी जल्दी अपना अल्फा नहीं मानूंगा। मुझे आपको हस्बैंड की तरह बिलीव करने में टाइम लगेगा। क्या आपको मंजूर है? विभूषण एक स्माइल देता है और कहता है, हाँ मंजूर है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार और भरोसे को पाने के लिए सब कुछ मंजूर है। तभी मिंगियाओ कहता है यानली से, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मैरिज की तैयारी करो। यानली कहती है, इतनी जल्दी कैसे होगा? तभी वांगजी कहता है, जैसे ही 1 हफ्ते में तुम्हारा हुआ था, अपने लिए शॉपिंग कर सकती थी, मेरे लिए करने में प्रॉब्लम है? सभी वांगजी को देखते हैं। तभी याली हंस देती है और कहती है, 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, प्लीज़ आप मुझे ताना मत मारो। वांगजी बोलता है, ओके, नहीं मारूंगा। तो अब हम 1 वीक के बाद मिलेंगे, अभी मुझे घर जाना है। विभूषण कहता है, हाँ चलो। तभी याली कहती है, गगा, वांगजी अपने घर लैंड हाउस जाएगा और आप अपने मेंशन में जाएंगे। बिफोर मैरिज नो मिलना। चलिए, यहाँ से बेचारा विभूषण, उसे अनली के साथ ही जाना पड़ता है। आफ्टर 1 वीक आज विभूषण और वांगजी की मैरिज है।
विभूषण के बॉडीगार्ड और उसके सारे सर्वेंट रो रहे थे। तभी बेनिंग वहां आता है। वो समझ जाता है कि विभूषण ने इन सबको डांटा होगा या गुस्सा किया होगा। वो कहते हैं, क्या हुआ? सबको पता है हमारे बॉस ऐसे ही है। अब रोना बंद करो और जाओ अपने काम करो। तभी सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट्स में से एक बोलता है, नहीं बॉस, बॉस ने गुस्सा नहीं किया है। वो तो आज हम सबसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे और हम सबकी सैलरी भी बढ़ा दिया है। तो वेन्निंग कहता है, प्रॉब्लम क्या है फिर? तब वो लोग कहते हैं, हमारे सर लायन थे, अब वो बनी बन गए हैं। ये हमारे बॉस नहीं है, वो बदल गए हैं। हमें अपने वही बात बात पर गुस्सा करने वाले बॉस वापस चाहिए। और फिर से सब रोने लगते हैं। वेन्निंग कहता है, ठीक है, तुम सब जाओ अपना काम करो। मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। तुम सब पे गुस्सा आज बॉस की जगह मैं ही कर लूंगा। आज बॉस की मैरिज है, चलो सब अपने काम पर जल्दी लगो। सारे सर्वेंट अपने काम पर चले जाते हैं। फिर विनिंग अपने मन में सोचता है, विंग रैली में इन एक हफ्ते में काफ़ी बदल गया है। ये सच में लायन से बनी बन गया है। पता नहीं मैरिज नहीं हुई है, अभी तो ये हाल है। कल वांगजी सर आ जाएंगे, तब क्या होगा? जाने दो, लगता है अब इसी मेंशन में इसी टाइप का ड्रामा रोज़ देखने को मिलेगा। ये सोचकर विनिंग को हंसी आ जाती है। इधर वांगची रेडी हो रहा था, तभी उसके लिए वेडिंग सूट लाया जाता है, जो कि फुल वाइट कलर का था। वांगची जब उस सूट को पहनता है तो वो किसी एंगल से कम नहीं दिख रहा था। तभी मिंग्याओ आता है और कहता है, वांगजी चलो मैरिज हॉल में। सभी एक साथ थे, जिन फैमिली, लान फैमिली, विंग की तरफ से वेनिंग और याली। वांगजी विभूषण के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद प्रीस्ट इन दोनों की मैरिज ट्रेडिशन को कंप्लीट करते हैं और कहते हैं, आप लोग एक दूसरे को मैरिज रिंग पहनाइए और किस करके इस मैरिज को कंप्लीट कीजिए। विभूषण और वांगची एक दूसरे को मैरिज रिंग पहनाते हैं और विभूषण वांगजी के फोरहेड पर किस करता है। एक्चुअली में विंग का मन वांगजी के लिप पर ही किस करने का था, लेकिन वहाँ आईवान भी था और वो अपने बेबी के सामने ये सब नहीं करना चाहता था। 4 साल का उसका बच्चा है, कितने सवाल आएंगे उसके मन में। बेचारा विभूषण एक गुड डैड बनने के चक्कर में ये सब नहीं कर पा रहा था। वांगजी को सब समझ में आ रहा था और उसके लिप पर एक छोटी सी मुस्कान भी आ गई थी। मैरिज कंप्लीट होती है, सभी ताली बजाकर इस न्यूली वेड कपल को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। अब वांगजी विभूषण के साथ आईवान को लेकर जाने के लिए निकलता है। तभी वो लैन शीचन के पास जाता है और कहता है, गग्गा आपसे एक बात बोलूं? शीचन कहते हैं, हाँ वांगजी मेरे भाई, बोलो क्या चाहिए? वांगजी कहता है, आप जल्दी से मिंगो गग्गा से मैरिज कर लीजिए। उन्होंने आपका बहुत इंतजार किया है। वो बहुत अकेले हैं और अकेलेपन क्या होता है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे पास तो फिर भी आईवान है, उनके पास तो कोई भी नहीं है। प्लीज़ गगा। लैंड सिचन कहते हैं, वांगजी मैं बहुत जल्दी ही उसे प्रपोज करने वाला हूँ। तुम हमारे टेंशन मत लो, तुम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ। चलो वांगजी मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वांगजी कार में विभूषण और अपने आईवान के साथ विभूषण के मेंशन में जाने के लिए निकल जाता है। वांगजी को अपनी फैमिली से दूर होने का थोड़ा दुख तो हो रहा था, पर वो पिछले 5 साल से अपनी फैमिली से दूर था, इसलिए आज उसकी आंखों में शायद आंसू नहीं थे। कार सीधा भी मेंशन में जाकर रुकती है। विंग कार से बाहर आता है और वांगजी की तरफ से कार का डोर ओपन करता है। अपने हाथों को वांगजी की ओर करने ही वाला था, तभी आईवान कहता है, डैड मुझे गोद में लो, मुझे नींद आ रही है। विंग के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो आईवान को अपने बाहों में ले लेता है। वांगजी खुद अपनी कार से बाहर आता है। मेंशन के अंदर सभी सर्वेंट्स वांगजी का वेलकम करते हैं। एक ओल्ड लेडी सर्वेंट कहती है, चलिए आप लोग आराम कीजिए, मैं आईवान बाबा को उनके रूम में सुला देती हूँ। तभी आईवान कहता है, नहीं मुझे मॉम के साथ सोने की आदत है, मैं आज मॉम डैड दोनों के साथ ही एक साथ सोऊंगा। विभूषण अभी मन में सोच रहा था, ये रियली में मेरा ही बेटा है, जो पाप मैंने किया था ये उसी का ही फसल है। ओह गॉड प्लीज सेव मी। इस तरह से मैं वांगजी को कभी मना नहीं पाऊंगा। लगता है मेरी वेडिंग नाइट इसी तरह से कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। विंग कहता है, वांगजी आईवान को उस रूम में लेकर चलो, वो मेरा रूम है। वांगजी आईवान को विभूषण के रूम में ले जाता है। पूरे रूम में डेकोरेशन किया गया था न्यू मैरिड कपल के लिए। आईवान कहता है, वाओ डैड, आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो, आपका रूम कितना ब्यूटीफुल है। विभूषण इस तरह से अपने बेटे को देखकर खुश हो जाता है। वो वांगजी को बोलता है, तुम आईवान के साथ यहाँ सो जाओ, मैं किसी और रूम में सो जाऊंगा। वांगजी कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम यही सोओगे हमारे साथ। मुझे बताओ बाथरूम कहाँ है, मुझे अपनी ये ड्रेस चेंज करनी है और आईवान को भी। विभूषण बताता है उस तरफ। वांगजी खुद और आईवान के कपड़े चेंज करता है और फिर विभूषण को बोलता है, क्या तुम इसी ड्रेस में सोने वाले हो?
विभूषण कहता है नहीं मैं आता हूँ। तभी उसके बाद वांगजी आयुन को बीच में सुलाता है और खुद एक साइड में सो जाता है। मॉर्निंग में वांगजी पहले उठकर ब्रेकफास्ट बनाता है। आयुन को उठाकर विभूषण को उठाने जाता है तो देखता है विभूषण बहुत ज्यादा ही इस टाइम पर सोते हुए क्यूट लग रहा है। तभी आयुन विभूषण के ऊपर बैठकर बोलता है डैड उठो, आपको मेरे न्यू स्कूल में मुझे छोड़ने जाना है। विभूषण अचानक से उठता है और कहता है देर हो गई क्या? वांगजी कहता है नहीं अभी बस मॉर्निंग के 7 ही बजे है, आयुन का स्कूल 9 बजे है। विभूषण कहता है तुम लंच इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? मुझे 10 बजे सोकर उठने की आदत है, लगता है मेरे सुख के दिन खत्म हो गए। वांगजी कहता है क्या कहा? विंग ने अपने बने तीत को दिखाते हुए बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या तुमने कुछ सुना? नहीं ना। चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे आयुन को उसके स्कूल में भी छोड़ने जाना है। अब टाइम के साथ साथ वांगजी विभूषण को समझने लगा। याली के साथ भी वांगजी की फ्रेंडशिप आगे बढ़ जाती है, पर आज भी वो जिन जुशन से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है और विभूषण को भी पसंद नहीं था उस पीकॉक के साथ वांगजी बात करे। विभूषण तो खुद उस पीकॉक से वांगजी को दूर रखने की कोशिश करता रहता था। वांगजी के कहने पर याली ने एक बेबी बॉय को अडॉप्ट कर लिया जिसका नाम जिंगलिंग रखा गया। उधर लैन शिचन ने भी मिंग्याओ से मैरिज कर ली। अभी मिंग्याओ प्रेग्नेंट था, 1 ईयर हो चुके थे, लेकिन विभूषण ने कभी वांगजी को फिजिकल होने के लिए फोर्स नहीं किया। विभूषण में काफी चेंज आ गया था। उसने एक अच्छा डैड और एक अच्छा हस्बैंड होने की सारी जिम्मेदारी निभाई थी। एक दिन आयुन कहता है डैड मुझे एक छोटा भाई या बहन चाहिए, आप लाकर दो। विभूषण कहता है बेबी जिनलिंग है ना, और अभी आपका और एक भाई या बहन आने वाली है मिंगियाओ अंकल से, फिर क्यों चाहिए? आयुन कहता है वो लोग मेरे साथ मेरे घर में थोड़े रहेंगे, वो तो फिर अपने घर में चले जाएंगे, मुझे मेरे सिबलिंग्स चाहिए। विभूषण कहता है ये सब आप कहाँ से सीख रहे हो बेबी? आयुन कहता है मेरे स्कूल में सबके छोटे भाई और बहन है, बस मेरा ही नहीं है। तो मैंने वेंडिंग अंकल से कहा तो उन्होंने कहा अपने डैड से बोलो, आखिर मेहनत तो उन्हें ही करनी है, तब तुम्हें भाई बहन मिल सकता है। इसलिए डैड आप मेहनत कीजिए, मुझे मेरे सिबलिंग्स चाहिए। विभूषण गुस्से में कहता है वेंडिंग तुम कल मिलो, तुम्हारी चटनी ना बनाई तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। तभी वांगची वहां आ जाता है और कहता है बेबी नाइट हो गई है, सो जाओ, कल स्कूल में भी तो जाना है। आयुन कहता है अभी नहीं मॉम। वांगजी फिर से बोलता है तुम्हें भाई या बहन चाहिए तो अब से रोज जल्दी सोना होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आयुन कहता है मॉम मैं जा रहा हूँ अपने रूम में सोने। तभी विभूषण कहता है अपने रूम में क्यों? बेबी हमारे साथ क्यों नहीं? तब आयुन आंसर देता है वेंडिंग अंकल ने कहा था तुम अपने रूम में सोना, मॉम डैड को एक साथ एक रूम में रहने देना, तब तुम्हें जल्दी भाई या छोटी बहन मिल जाएगा। गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम, जाओ ना, आप दोनों जाओ और मेहनत करो। ये बोलकर आयुन अपने रूम में सोने चला जाता है। अब विंग की हालत खराब हो गई थी। विंग यू तुम कल मुझे मिलो, तुम्हारे आखिरी दिन कल ही है। तभी वांगजी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो कहता है हस्बैंड चलो मेहनत करो। विभूषण इस बात पर वांगजी को देखता है, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था उसने अभी क्या सुना। वांगजी कहता है क्या हुआ, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? विभूषण बोलता है वांगजी तुम चाहते हो, मेरा मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? वांगजी कहता है हाँ, माफ नहीं करता तो कभी तुमसे शादी नहीं करता। मुझे खुद पता नहीं चला विभूषण मैं तुमसे कब इतना प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें समझने लगा हूँ। विभूषण के आंखों में आंसू आ जाते हैं। विभूषण कहता है वांगजी इसी पल के वो कुछ और आगे कह पाता। वांगजी अपने लिप्स विभूषण के लिप्स पर टिका देता है और किस करने लगता है। विभूषण भी अब उस किस का आंसर देता है। दोनों अपने नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब वेन्निंग ऑफिस आता है तो विभूषण आज ऑफिस नहीं आया था। वेन्निंग विभूषण को फोन करता है, तब फोन रिसीव करके विभूषण कहता है क्या हुआ, मेहनत कर रहा हूँ डिस्टर्ब मत करो, और फोन को कट कर दिया। वेन्निंग को पसीना आने लगता है। बॉस को सब पता चल गया क्या? मैं कल तक जिंदा रहूंगा या ऊपर वाले के पास पहुंच जाऊंगा? हे ऊपर वाले मेरे डेविल बॉस से मेरी रक्षा करना। 9 मंथ के बाद आज वांगजी को लेबर पेन हो रहा था। विभूषण बहुत टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। तभी एक डॉक्टर आता है और विभूषण को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विभूषण, आपके हस्बैंड ने एक ओमेगा बेबी गर्ल को बर्थ दिया है। विभूषण कहता है मेरा हस्बैंड कैसा है? वो डॉक्टर कहती है वो अभी बेहोश है, पर डोंट वरी बेबी और मदर दोनों ही ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। विभूषण अंदर जाता है तो वांगजी बेहोश था और उसकी बेबी गर्ल को एक नर्स लेकर आती है और विभूषण के बाहों में देती है। विभूषण उसे अपनी बाहों में लेकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि विभूषण ने आयुन का बर्थ नहीं देखा था। तभी वांगजी को होश आता है। विभूषण वांगजी को कहता है
देखो मेरी मेहनत का फल। वांगजी कहता है, तुम्हारे अकेले का हार्डवर्क है और मेरा कुछ भी नहीं। विभूषण कहता है, सब कुछ तुम्हारा है और मैं भी। लो हमारे बेटी को। वांगजी उठकर बैठता है। तभी विभूषण कहता है, तुमने इसका कोई नाम सोचा है? वांगजी कहता है, नहीं, तुम ही कोई नाम दे दो। विभूषण कहता है, ई। वे ई इसका नाम। वांगजी कहता है, ई तो मेरे मॉम का नाम था। थैंक यू सो मच मेरे अल्फा। वांगजी विंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, थैंक यू विंग मेरे लाइफ में आने के लिए। तभी विंग कहता है, नहीं थैंक यू मत कहो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे जान हो। तुमने मेरे जैसे इंसान को अपनाया, अपने लाइफ में जगह दी, मुझे एक फैमिली दिया। थैंक यू वांगजी मेरे लाइफ में आने के लिए। अब फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। वांगजी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को आंसर दे रहा था और कह रहा था, वो इंसान मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, यूँ समझिए वो मैं ही हूँ जिसकी ये कहानी है। तभी एक रिपोर्टर कहता है, क्या वो इंसान यहाँ पर है? वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और कहीं जाने लगता है। इसके बाद सबसे पीछे लाइन में खड़ा हुआ विभूषण को देख पाता है, जो अभी ई को अपने गोद में लिए खड़ा हुआ था और आईवान उसके पास ही खड़ा हुआ था। वांगजी आईवान के हाथों को पकड़ता है और कहता है, वो इंसान इसी टाइम यहाँ पर है जिन दो लोगों की कहानी मैंने अपनी इस न्यू नॉवेल बुक में लिखी है। तभी एक रिपोर्टर कहता है, सर इस बुक को आपने क्या नाम दिया है? प्लीज़ बताइए, ये बुक पब्लिश होने में अभी थोड़े टाइम है, आपने क्या नाम रखा है अपने इस न्यू नोवेल का? वांगजी एक स्माइल देता है विभूषण और अपने बच्चों की ओर देखता है और कहता है, डेस्टिनी ऑफ कंपेनियन, यानी भाग्य के साथी, जिसे इस दुनिया में ऊपर वाला बनाकर भेजता है। आप चाहो या ना चाहो, आप उस इंसान से मिलकर रहते हो। इसके बाद वांगजी विंग को कहता है, घर चले हस्बैंड? विंग कहता है, यस माय स्वीट हार्ट। चलो। दोनों अपने बच्चों के साथ अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर हमारी शानवांग स्टोरी खत्म होती है। हर रास्ता प्यार से शुरू हो ये ज़रूरी नहीं है, पर कुछ रास्ते डेस्टिनी ऑफ कंपेनियन होते हैं, भाग्य के साथी होते हैं। चलिए यहाँ पर ही मैं इस वन शॉर्ट स्टोरी का द एंड करता हूँ। थैंक यू रंजीता इतनी प्यारी स्टोरी लिख कर देने के लिए मुझे। और फिर से और एक बार हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टोरी आपको कैसी लगी। चलती हूँ, बाय बाय, वी लव अस, पिंग पिंग।